नैरेटिव ये दिया जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। ये कहा जाता है कि भारत में हिंदुत्व है वो खतरे में। क्या इस देश में किसी धर्म को किसी धर्म से खतरा हो सकता है? मैं मानता हूं कि धर्म को तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, आज नहीं दे रहा हूं, बहुत ज़माने से देता हूं कि अगर आप किसी कमज़ोर निस्सहाय की सहायता करते हैं खामोशी के साथ, और आपको कुछ दिन के बाद पता चले कि मैं भी उस आदमी के लिए कुछ करता हूं खामोशी के साथ, तो आप मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे। आपके दिल में मेरे लिए प्रेम भाव जागेगा कि यार ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन अब तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता था, अगर आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आते और लाखों रुपया भी खर्च करते अगर लोगों की सहायता करने में, तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं पैदा होता। मेरे दिल में मुझे डर लगता कि ये अगले चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये चीज़ें होती हैं, धर्म के कारण कभी नहीं होती। धर्म तो आपको सदाचार सिखाता है। धर्म का तो उद्देश्य ही है। धर्म का आध्यात्मिकता का उद्देश्य क्या है? न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मैंने मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। उसका तो मकसद ही है। जहां आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गए, ये आपको धर्म सिखाता है। धर्म ये कैसे सिखा सकता है कि मैं आपको बैर रखूं आपके लिए अपने दिल में? मुझे याद नहीं, हेमंत जी को याद होगा, आप इनसे पूछ लीजिएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब सब में राम हैं तो मैं बैर किससे रखूं? मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है इस वक्त अवधि में, पर वो कहते हैं कि जब सब में ही राम में हैं, सबके अंदर राम मौजूद हैं, तो मैं बैर किससे करूं, द्वेष किससे करूं? ये तुलसीदास जी ने कहा है। आपने बैर और द्वेष की बात की है, मैं अब एक टकराव की बात करता हूँ, और ये विवाद भी लंबे समय से है और हम सब लोग जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहेंगे। विवाद चल रहा है कि सर्वोच्च कौन है, संसद या संविधान? और क्योंकि यहाँ भी संसद और न्यायपालिका में टकराव दिखता है, दो केस स्टडीज हैं, एक गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती। दोनों के एकदम ऑपोजिट चीजें आई हैं सामने। आपके हिसाब से सर्वोच्च कौन है? बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। और ये भारत, ये अंग्रेजी में हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये मैगजीम लॉ की किताबों में, लेकिन भारत में हमेशा जो राज्य से दरबार से जुड़े हुए ऋषि होते थे, मुनि होते थे, वो शासन नहीं चलाने में इंटरफेयर नहीं करते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं थे। वो अगर धर्म का उल्लंघन किसको कहते थे? अगर राजा द्वारा भी जो कानून है, मर्यादा है, अगर उसका उल्लंघन होता था तो कहते थे ये धर्म का, तभी वो हस्तक्षेप करते थे। तो सबसे ऊपर मैं कहता हूं कोई भी कानून हो आपका, आप फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच शुरू होने के बाद आप नियम निर्धारित नहीं करते हैं। पहले नियम निर्धारित कर लीजिए, फिर प्लेयर ऊपर नहीं है, नियम ऊपर है। रेफरी ऊपर नहीं है, नियम ऊपर है। तो जो परंपरा है वो भी यही है कि कानून ऊपर है, ना कोर्ट ना पार्लियामेंट, कानून ऊपर है। और कानून को बदलने का अधिकार है पार्लियामेंट को, लेकिन उस वक्त नहीं वो अच्छा लगता कि जब कोई घटना हो जाए। घटना से पहले कानून, जो मौजूदा कानून है वो लागू होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि हम नई परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने पर्याप्त संशोधन कर सकते हैं। आपने जो बोला आरिफ जी, मुझे लगता है कल के अखबारों की हेडलाइन ज़रूर होगी,
लेकिन ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया राज्यपालों के काम को लेकर उसको एक डेडलाइन तय की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के काम की समय सीमा, उनकी डेडलाइन डिसाइड कर सकता है, डिक्टेट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है संविधान सभा की कार्यवाही को पढ़ने के बाद और संविधान के प्रावधानों को पढ़ने के बाद, संविधान की कार्यवाही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें बजाय प्रावधानों के। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हजारों वर्ष तक राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। आप कानून बदल सकते हैं, वो जो आपका डीएनए जो प्रभावित हुआ है, एक लंबे समय तक एक किस्म की व्यवस्था से उसे बदलने में बहुत समय लगता है। लिहाजा संविधान सभा के जो माननीय सदस्य थे वो ये जानते थे कि हमारे यहाँ वो शक्तियाँ जो देश की एकता, वो कुछ लोकप्रियता के लिए ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो जाए। वरना गवर्नर के ऑफिस की ज़रूरत क्या है? आपको तो, आपके पास तो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने मनपसंद से किया है, लेकिन उस सरकार को ये बताने के लिए कि तुम्हें अब देश ये खंडों में बटा हुआ देश नहीं है, अब ये एक यूनिट है और इसका एक संविधान है और उसके ये प्रावधान हैं, और सार्वभौमिकता जो है वो भारत की सार्वभौमिकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए जनता के द्वारा चुनी गई राज्य की सरकारें काम करेंगी। ये उन्हें बार बार बताने के लिए, ख़ास तौर से उस वक्त जब उससे वो कहीं भी अलग निकलने की कोशिश करें, उन्होंने गवर्नर के ऑफिस की ज़रूरत समझी। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल इमरजेंसी के प्रावधान नहीं थे, जब उनको बदला गया तो भी गवर्नर वाले प्रावधान को बचा के रखा गया, जहां माननीय राष्ट्रपति को बाधित किया गया कि जो भी कैबिनेट की एडवाइस होगी उसके मुताबिक करना पड़ेगा, वहीं गवर्नर को बाधित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आपको इस पृष्ठभूमि का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे राज्यों में ऐसे आंदोलन चले हैं पूर्व में जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकते थे। हम उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। पहली बार इस देश में हजारों कितने कई हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति है, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का बोध भी पहली बार अब से 1100-1200 साल पहले शंकराचार्य ने कराया था। राजनीतिक एकता तो थी ही नहीं इस देश में, तो हमारी ये नई है, इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और इस एकता का नतीजा क्या है? इस एकता का नतीजा ये है कि जब ये राजनीतिक एकता नहीं थी तो 250 घोड़े लेके किसी तरफ भी निकल जाइए और रौंदते चले जाइए और अपना राज्य स्थापित कर लीजिए। आज भारत की तरफ आंख उठाने के देखने की हिम्मत करने वाले लोग आंख उठाने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन उसके नतीजे क्या होंगे वो भी उन्हें पता है। इसलिए ये राजनीतिक अपनी एकता और अखंडता को मजबूत रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहते हैं तो।